हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 79 है। यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए एक बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज है ये। साथ ही अन्य एग्जाम जहाँ पर सामान्य हिंदी पूछी जाती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज भाग 79 तक हम पहुँच चुके हैं। यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। और जो लोग इतने लंबे सफ़र यानी कि भाग 79 तक के भागीदार हैं, उनको आगामी परीक्षाओं में इस टेस्ट सीरीज का उचित लाभ होगा, 100% होगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए दोस्तों, आज भी काफ़ी अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य टेस्ट सीरीज आते हैं, कंप्यूटर, उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन की, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस पत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा पत्र है जिसको गस्ती पत्र भी कहते हैं? देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में पत्र लेखन से। आप देख लीजिए, उत्तराखंड के पिछले 1-2 साल के जो भी एग्जाम हो रहे हैं ग्रुप सी के, वहाँ पर सामान्य हिंदी वाले पोर्शन में इस जगह से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पत्र लेखन, पत्रिका और पत्रकारिता, जनसंचार, ठीक है। तो गस्ती पत्र जो कहा जाता है वो परिपत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, परिपत्र। परिपत्र क्या होता है? जब एक ही अधिकारी विभिन्न अधीनस्थ अधिकारियों को या कार्यालयों को एक पत्र प्रेषित करता है ना, प्रेषक एक होता है लेकिन बहुत सी जगहों पत्र चले जाता है, तो उसी को परिपत्र कहा जाता है। और इसी पत्र को गस्ती पत्र भी कहते हैं, क्योंकि हर जगह घूमता है ना, इसलिए इसको गस्ती पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अनुस्मारक क्या होता है? जब अधिकारी किसी को बात याद दिलाता है, कोई उसने पूर्वाग्रह किया हो और वो भूल गया हो, अधीनस्थ भी हो सकता है, अपर अधिकारी भी हो सकता है, तो उनको याद दिलाने के लिए जो भेजा गया पत्र होता है वो अनुस्मारक होता है। आदेश जो होता है वो कार्यालयीय आदेश की यहाँ पे बात हो रही है। और अधिसूचना जो होता है वो जियो होता है, एक हिसाब का गजट, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो गजट जो होता है ये अधिसूचना के अंतर्गत ही आता है। अगला देखिए, किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें केवल पुल्लिंग शब्द हैं? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है, मैंने पहले भी बताया बहुत सी वीडियोस में। कोई भी शब्द आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो आप उसके आगे विशेषण शब्द प्रयोग कर लें, तो उससे 90% तक संभावना रहती है सही आंसर आने की, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए, केवल पुल्लिंग वाले जो हैं युग्म है वो हमारा ऑप्शन ही है। युग्म तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा है। चीता, भेड़िया, गीदड़, ये सभी यहाँ पे पुल्लिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इनमें स्त्रीलिंग शब्द भी है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनमें से जो प्रधान उपवाक्य है कौन सा है? मेरा यह सोचना कि राहुल प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है आपको, मेरा यह सोचना कि राहुल प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। तो ये वाक्य तो आपको पता चल रहा है, लेकिन इस वाक्य में आपको प्रधान उपवाक्य बताना है कौन सा है, ठीक है। ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब इसमें जो हमारा प्रधान उपवाक्य होगा वो ऑप्शन ए होगा, मेरा यह सोचना सही निकला। क्योंकि पूरा वाक्य प्रधान उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य वाक्य का वह भाग है जिस पर पूरा वाक्य टिका होता है एक हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद जो भी इसमें वाक्य होंगे आगे के, वो आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। और इन आश्रित उपवाक्यों में हम देखते हैं बहुत से उपवाक्य होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा यह सोचना सही निकला, कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ ना, उद्देश्य कौन है? मैं हूँ। मेरा यह सोचना, बाकी चीज़ें जितने भी हमारे सेंटेंस आगे का है इसी पर निर्भर करता है, मेरे सोचने पे तो निर्भर कर रहा है ना, तो सही निकला वो, ठीक है। तो ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा इसमें, मेरा यह सोचना सही निकला, ठीक है। देखिए वाक्य को कितना घुमा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में। देखिए, मेरा यह सोचना, फिर यहाँ पर सही निकला, लेकिन ये पूरा एक ही उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए सही है इसमें। अपना अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपना अपना राग अलापना बहुत सिंपल है, इसका अर्थ होता है अपने ही स्वार्थ की बात करना, ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाच्य में है। तो देखिए, भाववाच्य क्या होते हैं? वाच्य भी वाक्य का ही एक प्रकार है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर भाववाच्य जो वाक्य होगा वो कौन सा होगा? तो जिसमें हमारा भाव पता चलता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन सी, उनसे अब चला नहीं जाता, उनसे अब चला नहीं जाता, यानी कि भाव निकल रहा है ना इस वाक्य में, उनसे अब चला ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में मूल स्वर हैं
तो आपको पता है हिंदी में जो मूल स्वर होते हैं वो 4 होते हैं दोस्तों, और वो 4 जो मूल स्वर हैं ऑप्शन डी में है वो, ठीक है। अ, ई, उ और री, ये 4 जो स्वर हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो जो ये आपको सेंटेंस दिया है, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें आपको अव्यय बताना है। अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और क्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि लिंग वचन के आधार पर बदलते ही नहीं है, ये शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसे शब्द अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो इस वाक्य में अविकारी या अव्यय हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है आजकल। क्या आजकल का वचन चेंज हो सकता है? बहुवचन हो सकता है आजकल का? नहीं हो सकता। क्या आजकल का जेंडर चेंज कर सकते हैं हम? लिंग नहीं कर सकते, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। तो ये शब्द कहलाते हैं अव्यय। अव्यय के 4 भेद होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा था क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, देखिए। अब क्या आप धीरे धीरे का वचन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकता है इसका वचन, है ना। क्या इसका लिंग बदल सकता है? नहीं बदल सकता, क्योंकि ज्यों का त्यों यूज किया जाता है हर जगह पे भी धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं। इनको लिंग और वचन के आधार पर बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है यूके ट्रिपल एस में, और बहुत डिफिकल्ट पूछता है इसमें वो। तो जिसे करना बहुत कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा दुष्कर, ठीक है। दुष्कर, दुष्कर मतलब बहुत कठिन हो जिसको करना, ठीक है। तो बाकी देखिए हमारा जहाँ पर जाना बहुत कठिन हो तो उसको दुर्गम बोला जाता है। जिसको पाना बहुत कठिन हो दुर्लभ कहा जाता है, ठीक है। जिसको 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 योग्य समझना कठिन हो, जिसको योग्य परखना मुश्किल हो तो दुर्बोध कहलाएगा वो, ठीक है। दुर्जेय ऐसा हो जाएगा जिसको जीतना बहुत कठिन हो तो दुर्जेय हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे करना बहुत कठिन हो तो इसके लिए दुष्कर बोला जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए इनमें से कौन सा एक वचन में प्रयुक्त होगा? हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, देखिए ये सभी जगह प्रयुक्त होते हैं बहुवचन में। वर्षा केवल एक शब्द है यहाँ पे जो एक वचन में प्रयुक्त होगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, वर्षा। बाकी हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण ये बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ हजारों की भीड़ महात्मा गांधी की समाधि पर दर्शन के लिए आई। अब हजारों की भीड़, वाक्य तो बहुवचन है, क्या दर्शन का मैंने दर्शनों कहा? नहीं कहा ना। दर्शन अपने आप में ही बहुवचन शब्द है, ठीक है। लेकिन वर्षा का और यहाँ पे देखा जाए तो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मारो मत जाने दो। उसको मारो मत जाने दो निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है। तो देखिए अगर आप हमारे हिंदी के कोर्स में जुड़े हुए हैं, जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन पे चलता है हमारी देवभूमि करियर पॉइंट पे, तो उसमें हमने अच्छे से बताया आपको अलंकार क्या होते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा अभ्यर्थी जिसने आज तक अलंकार बिल्कुल समझा भी नहीं होगा वो अच्छे से समझे होंगे अलंकार को। तो देखिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा लाटानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है, लाटानुप्रास। इसमें क्या होता है कि पंक्तियों की आवृत्ति होती है लेकिन तात्पर्य अलग निकल जाता है। पंक्तियों की आवृत्ति तो होगी सेम लेकिन अर्थ अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए इसमें उसको मारो मत जाने दो, यानी कि क्या बोला जा रहा है, अरे उसको मारो मत जाने दो। लेकिन दूसरे में देखिए केवल कॉमा का अंतर है, जो अल्प विराम है उसका अंतर है। यहाँ पर कॉमा मारो के बाद लगा है और यहाँ पर कॉमा मत के बाद लगा है। तो ऊपर वाला वाक्य बोलता है कि उसको मारो मत जाने दो, भाई रिलीज कर दो, जाने दो। लेकिन दूसरा वाला वाक्य बोलता है उसको मारो मत जाने दो, यानी कि इसको मारो, इसकी खूब धुलाई करो, मत जाने दो। केवल एक अल्प विराम ने ही पूरे वाक्य का तात्पर्य बदल दिया, लेकिन वाक्य की आवृत्ति एक समान थी। तो यहाँ पर हमेशा होता है लाटानुप्रास। इसका अन्य एग्जाम्पल है जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी कि अगर पुत्र आपका कुपुत्र निकले, अगर कोई भी पुत्र कुपुत्र निकलेगा तो धन संचय करने का कोई फायदा नहीं, वो खत्म कर देगा पूरे धन को। और वैसे अगर पूत सपूत निकलेगा तो धन संचय करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सपूत निकलेगा तो खुद के बलबूते पे कमा लेगा वो, ठीक है। तो ये होता है लाटानुप्रास, जहाँ पर पंक्तियों की आवृत्ति तो सेम रहती है लेकिन उसका आशय या तात्पर्य भिन्न निकल जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, आप कोर्स को ज्वाइन करिए। कोर्स को ज्वाइन करेंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और बहुत सी ऐसी बातें आपको जानने को मिलती है कोर्स में जो इससे पहले शायद ही आपने किसी लेक्चर वगैरह में देखी हो, ठीक है।
तो फ्री क्लासेस में बहुत कम होता है, यूट्यूब वगैरह में भी। तो अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उसके साथ साथ स्टोर पे जाइए, वहाँ पे उत्तराखंड जीके का कोर्स आपको मिलेगा, हिंदी का मिलेगा। जल्दी हमारी कोशिश है कि आपको सामान्य अध्ययन का कोर्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए। वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागीश जो है हमारी व्यंजन संधि होती है इसमें, और इसका शुद्ध संधि विच्छेद है, देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो वाक धन ईश, ठीक है, वाक धन ईश, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना नहीं है, तो इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना नहीं है? जयशंकर प्रसाद देखिए छायावादी एक स्तंभ है, और यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में देखिए उर्वशी, कामायनी, कानन कुसुम, ये सभी हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। गुंजन जो रचना है, गुंजन रचना हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है गुंजन, बाकी सभी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, इनमें से किस रचना की भूमिका में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है? ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। उन्होंने बोला है हमारा परिमल की भूमिका में, ये ठीक है, ऑप्शन है परिमल इनका काव्य संग्रह है, और इसमें इन्होंने बोला है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता को भी मुक्ति होती है, कविता को भी मुक्ति मिलती है, ठीक है, जैसे मनुष्य मुक्त होता है ना सभी सांसारिक बंधनों से जिस दिन उसको मृत्यु प्राप्त होती है, ऐसे कविता को भी मुक्ति प्राप्त होती है, परिमल में बोला है। बाकी कुकुरमुत्ता, अनामिका, नए पत्ते, ये सभी हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला देखिए खटपट कैसा शब्द है? तो बहुत सरल है, देखिए खटपट जो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई भी पता नहीं चलता कहाँ से आए, देश में जन्मे, देशज शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर रहेगा। खटपट जो है देशज शब्द है। इसके अलावा भी देशज शब्द जो होते हैं लोटा, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी, पेट, आटा, खटपट, चमचम, पम पम, ये सभी हमारे क्या हैं देशज शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। अगला देखिए किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयोग किया गया है? तो देखिए उपवाक्य क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा एक वाक्य है, एक प्रधान वाक्य होता है मिश्रित वाक्यों में हमेशा, और उसके साथ जो अन्य आश्रित वाक्य जुड़े होते हैं उनको उपवाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य बताना है आपने, ऐसा उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़ा तो हुआ है लेकिन विशेषता भी बता रहा है, क्योंकि देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बखान करने वाले जो शब्द होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो पूरा ही उपवाक्य विशेषता बता रहा होगा सेंटेंस की, तो वो सेंटेंस इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो समझना पड़ेगा इसको थोड़ा आपने। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा इसमें, वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वह घर कौन सा है जहां आचार्य जी रहा करते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सी अयोगवाह ध्वनि है, ठीक है, अयोगवाह ध्वनि कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अह, ठीक है। तो देखिए दो होते हैं हमारे पास अयोगवाह वर्ण, अंक और अह, ठीक है, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। आप देखिए द्विगुण या उच्चिप्त व्यंजन भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, ड और ढ, ठीक है, तो ये हमारे उच्चिप्त व्यंजन होते हैं, कई बार पूछा जा चुका है ये भी, ड ढ, ठीक है, ड ढ या ढ ढ बोले, और ये हमारे होते हैं अयोगवाह वर्ण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको याद होनी चाहिए परीक्षा के लिए। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है, तो अच्छे से इन सभी फैक्टों को याद रखें। व्यंजनों की कुल संख्या 33, 33 और 11 44, 44 में 4 हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो ये कितना हो गया? 44 4 48, 2 हमारे उच्छिप्त होते हैं 50 और 2 हमारे अयोगवाह, यानी कि टोटल 52 वर्ण माने गए हैं, ठीक है, जो हिंदी में माने जाते हैं व्याकरण में शुद्ध रूप से 52 वर्ण होते हैं, 52। निम्न में से एक वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चयनित करना है आपने, कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें अनुग्रहित जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, आधीन नहीं होता, ये होता है अधीन, ठीक है, क्या होता है? अधीन, ठीक है। प्रज्वल जो है देखिए प्रज्वल, प्रज्वल, ठीक है, ऐसे होगा प्रज्वल। और वहीं बात करें देखिए उज्ज्वल, तो उज्ज्वल होता है देखिए अउ ज वल, उज्ज्वल, ठीक है, 2 आधे जो होते हैं।
प्रज्वल को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रज्वल में थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को, आदत जो अभी अच्छे से मेरे को रिमाइंड नहीं हो रहा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अनुग्रहित जो है बिल्कुल शुद्ध है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होता है। तो मात्राज्ञा, ठीक है, तो मात्र धन आज्ञा, री धन आ, तो क्या हो जाता है रा, ठीक है, अरा, री धन आ हो जाता है तो अरा हो जाता है, ठीक है। तो मात्राज्ञा जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, मात्र धन आज्ञा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है देखिए री धन आ, ठीक है, री धन आ हो रहा है इसमें। चलिए मात्राज्ञा किस संधि का एग्जाम्पल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, कौन सी संधि का उदाहरण है ये बताइएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है वो कौन सा है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको आपने समझना होगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहाँ पर कर्म रहता है, ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। अकर्मक क्रिया में हम देखते हैं कि जो क्रिया हो रही होती है डायरेक्टली उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। बस ये एक बेसिक नॉलेज है, इसके अलावा भी बहुत डेप्थ में हम बताते हैं जब हम ये चैप्टर करते हैं डिस्क्रिप्टिव सेशन में। तो यहाँ पर देखा जाए सीमा खाना खा रही थी, बिल्कुल सही है भैया, कौन खा रही थी, सीमा, ठीक है। क्या कर रही थी, क्रिया क्या हो रही है, खाने की, क्या खा रही है, खाना, खत्म हो रहा है ना खाना है, यानी कि इसमें तो कर्म है, ये सकर्मक होगी। व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, तो व्योम ने किसको बेची भाई, रसाल को, क्या बेची, अपनी पुरानी कार, यानी कि अपने से हैंड ओवर कर दिया रसाल को, इसमें भी हमारा कर्म भी है, तो ये भी हमारा सकर्मक हो गया। मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, देना क्रिया हो गया, मैंने जो हो गया कर्ता हो गया, किताब जो हो गई कर्म हो गई, इसमें भी कर्म मौजूद है और काम भी हो रहा है, ठीक है, कर्म पे इफेक्ट भी पड़ रहा है, मेरे से उसके पास चले गई, वैसे कार पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे से उसको चले गई। चौथा जो वाक्य देखिए कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, तो कुत्ता जो है मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है, कुत्ता हो गया कर्ता, दौड़ना हो गया क्रिया, मैदान हो गया कर्म। लेकिन जो कुत्ता दौड़ रहा है ना, तो उसका इफेक्ट मैदान पे नहीं पड़ रहा है, आप ध्यान से सोचिए, क्या मैदान पे इफेक्ट पड़ रहा है कुछ, दौड़ने का इफेक्ट सीधे किस पे पड़ रहा है, कुत्ते पे पड़ रहा है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा इसमें, अकर्मक, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, ये अकर्मक वाक्य हो जाएगा। थोड़ा समझिए, देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, सकर्मक अकर्मक को पहचानने की साधारण सी एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला सीमा खाना खा रही थी, सीमा जो है कर्ता है, खा रही थी, खाना जो खा रही थी ये क्रिया है, सीमा कर्ता है क्रिया है, और क्या खा रही थी वो खाना, तो खाना कम होगा ना, खाना ख़त्म तो होगा, अगर वो खाना खा रही है तो खाना ख़त्म होगा ना, उतना ही तो नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ये खाना कर्म है और कम हो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। वहीं हम कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, इसमें देखते हैं दौड़ना क्रिया हो गई, कुत्ता कर्ता हो गया, मैदान कर्म हो गया। लेकिन मैदान में जब कुत्ता दौड़ रहा है क्या मैदान खत्म हो रहा है, मैदान कम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, दौड़ने की क्रिया का इफेक्ट सीधे कुत्ते पे पड़ रहा है, मैदान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है दौड़ने का। लेकिन यहाँ पर खाने की क्रिया का इफेक्ट खाने पे पड़ रहा है, खा रही है बोले तो खाने पे पड़ रहा है, खाना कहीं ना कहीं खत्म हो रहा होगा खाते खाते। तो ये होता है सकर्मक को पहचानने का और अकर्मक को पहचानने का एक आसान तरीका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, आज देखिए महत्वपूर्ण है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है सिद्धांतहीन, यानी कि कोई मतलब जिसका सिद्धांत ही नहीं है लाइफ में, ठीक है, कोई मोटो नहीं है, गोल नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, बिल्कुल बेकार आदमी, जहाँ जिसने बोला वहाँ चल दिया, तो ऐसा नहीं बनना है लाइफ में, ठीक है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये सिद्धांतहीन व्यक्ति है, जो भी इस लोकोक्ति का अर्थ है सिद्धांतहीन है। और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास नहीं बनना है लाइफ में, क्योंकि आपने निकालना है ग्रुप सी एग्ज़ाम को एनी हाउ, और कनिष्ठ सहायक या जो आगामी वीडियो भर्ती होगी उसमें आपको सेलेक्ट होना है ज़रूर कैसे भी, ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो प्रैक्टिस से ही संभव है। तो दोस्तों यहीं पे समापन होता है आज हिंदी टेस्ट पार्ट 79 का। अगर आपने 15+ क्वेश्चन आंसर किए तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है, और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लगभग 18-19 क्वेश्चन सही कर पाएँ आप 20 में से, तब जाके आप बहुत करीब हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों जितनी भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं चैनल पे उनको फॉलो कीजिए, और साथ ही अगर देखिए आप हमारे कोर्सों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एप्लीकेशन पे आपको देखिए कोर्स के साथ और चीज़ें भी मिलती हैं महत्वपूर्ण, जिसमें ग्रुप सी के प्रैक्टिस सेट है, और जल्दी ही वहाँ पे आपको सेक्शनल प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे, लाइक हिंदी के अलग होंगे, उत्तराखंड जीके के अलग होंगे, जीके के अलग होंगे, रीजनिंग के अलग होंगे, ठीक है, बहुत जल्दी वो लॉन्च होने वाले, तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा परीक्षाओं में उसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।